नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पभूति वंश के बारे में। पुष्पभूति वंश का जो उदय हुआ था वो गुप्त वंश के बाद हुआ था। हमने गुप्त वंश की संपूर्ण क्लास को पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। पुष्पभूति वंश जो है वो गुप्त वंश के पतन के बाद इसका जो है उदय हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके संस्थापक कौन है और किस प्रकार से इन्होंने जो है शासन किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्पभूति था। कौन था? पुष्पभूति। ठीक है, इसी के द्वारा जो है पुष्पभूति वंश की स्थापना की गई, पुष्पभूति के द्वारा। एक इससे पहले हमने पुष्पमित्र शुंग पढ़ा था, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, वो अलग है। ये पुष्पभूति है। ठीक है, तो संस्थापक कौन हुए? पुष्पभूति। अगर हम बात करें इनकी राजधानी की, अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे, कई बार पेपर में आ चुकी है, आप रखेंगे याद थानेश्वर को। किसको? थानेश्वर। ठीक है, राजधानी पुष्पभूति वंश की कौन सी थी? थानेश्वर थी। और थानेश्वर अगर वर्तमान की बात याद करेंगे तो आपको याद रखना है हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उसमें जो है ये था थानेश्वर। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था थानेश्वर और ये इनकी क्या रही? राजधानी रही है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है वो आप ध्यान रखेंगे, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब यहां से आपने इसको याद रखना है। अगर हम प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश के स्वतंत्र शासक हैं। क्या है? यहां से आप याद रखेंगे, इस वंश का स्वतंत्र शासक। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन ने भी जो है अपनी राजधानी किसको बनाया है? अपनी राजधानी प्रभाकर वर्धन ने भी थानेश्वर को ही बनाया, जो कि पहले से ही पुष्पभूति वंश की क्या थी? राजधानी रही है। ठीक है ना। उसके बाद इस प्रभाकर वर्धन ने उपाधि ली थी, यहां से आप याद रखेंगे, परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है, ये परम भट्टारक महाराजा धीराज जो है वो प्रभाकर वर्धन की क्या है? राजधानी है। यानी कि इसने इस प्रकार की उपाधि है, इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की क्या ली थी? उपाधि ली थी। ठीक है, अब यहां से आपको महत्वपूर्ण है कि प्रभाकर वर्धन के जो दो पुत्र थे, कितने पुत्र थे? दो पुत्र हैं और पेपर में ये आता है। ठीक है, अगर हम इसके पुत्रों की बात करें तो आपको याद रखने हैं, इसके दो पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम है राज्यवर्धन। क्या है? राज्यवर्धन। ठीक है, पहले कौन है इसके पुत्र? राज्यवर्धन। ठीक है, और दूसरे पुत्र हैं हर्षवर्धन, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन। यही जो है पुष्पभूति वंश का मेन कैरेक्टर है, इसको आप याद रखेंगे, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने देवगुप्त के जो है देवगुप्त शासक की हत्या कर दी थी। यहां से आप ध्यान रखेंगे, राज्यवर्धन ने देवगुप्त शासक की हत्या की, जिस कारण से देवगुप्त के जो है मित्र शशांक ने इसकी हत्या कर दी, राज्यवर्धन की। और शशांक की हत्या जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा की जाती है और हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन को पढ़ने से पहले आप यहां से ध्यान रखेंगे, इसको शिलादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा गया। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में आप यहां से ध्यान रखेंगे, इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि ली थी। परम भट्टारक नरेश की उपाधि। ठीक है, किसके द्वारा ली गई? तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन के द्वारा ली गई परम भट्टारक नरेश की उपाधि। ये आप यहां से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, कहा जाता है
ये सर्वाधिक प्रतापी राजा था। सर्वाधिक प्रतापी राजा यानी कि पुष्पभूति वंश का अगर आता है सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आप याद रखेंगे कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक है। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसके बारे में आपने यहां से याद रखनी है, इसके समय में चीनी यात्री वेनसांग, ठीक है, इसके समय में जो है चीनी यात्री आया था, नाम है वेनसांग। ठीक है, वो इसी के समय में भारत आया था। ठीक है, ये आप थोड़ा सा यहां से याद रखेंगे कि चीनी यात्री वेनसांग भारत कब आया था, तो वो जो है आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हर्षवर्धन से आप याद रखेंगे कि ये जब वेनसांग इसके दरबार में आया तो ये क्या करने के लिए आया था। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे पहली बात है इसके बारे में कि बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया इसने। ठीक है, यानी कि इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इसी को ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था इसी के कहने पर। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो है इसी के कहने पर क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था चीनी यात्री वेनसांग के कहने पर। ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में हर्षवर्धन से वेनसांग से आती है, वो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने कृषकों को एक अलग नाम दिया था। इसने कृषकों को शूद्र कहा। क्या कहा? शूद्र कहा। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है, या हर्षवर्धन ने कृषकों को क्या कहा था, तो आप यहां से याद रखेंगे हर्षवर्धन ने कृषकों को क्या कहा था, शूद्र कहा था। और वेनसांग ने कृषकों को शूद्र कहा था। और वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो आप याद रखेंगे चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण बात है जो आपने हर्षवर्धन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देंगे, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इसे अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। किसकी बात हो रही है? हर्षवर्धन की बात हो रही है, जिसको अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतापी राजा है। ठीक है, उसके बाद यहां से आप एक और बात याद रखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, इसने दक्षिण में, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया। इसने दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय से क्या किया? युद्ध किया। इसके द्वारा जो है दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया गया था। और इसको आप याद रखिएगा कि ये युद्ध जो है वो नर्मदा के तट पर लड़ा गया था। किसके? नर्मदा तट पर लड़ा गया था। पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आप एक और याद रखेंगे जो पेपर में आती भी है, प्रति 5 वर्ष में, ठीक है, ये प्रयाग में एक जो है क्या कराता था, समारोह कराता था। ठीक है, प्रति 5 वर्ष में जो है प्रयागराज में एक क्या होता था, समारोह का आयोजन। ठीक है ना, या आप याद रखेंगे समारोह आयोजित किया जाता था। अब यहां से काम की चीज ये है बच्चों कि इस समारोह में जो प्रतिवर्ष 5 वर्ष में प्रयाग में एक समारोह होता था, इसमें जो है छठवें समारोह में वेनसांग ने जो है क्या लिया था, भाग लिया था। ये आप थोड़ा सा यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि किस समारोह में वेनसांग ने भाग लिया, जो हर्षवर्धन के द्वारा कराए जाते थे,
तो जो है छठवें समारोह में हर जो है वेनसांग ने जो है हिस्सा लिया था हर्षवर्धन के समारोह में। तो प्रति 5 वर्ष में ये क्या कराता था, एक समारोह का आयोजन कराता था। कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद अगली बात और महत्वपूर्ण है, यहां से याद रखेंगे, इसका एक दरबारी कवि था, इसका दरबारी कवि, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके दरबारी कवि जो थे वो कौन थे, हरिसेन था। कौन था, हरिसेन। किसका दरबारी कवि था ये, इसके दरबारी कवि आप याद रखेंगे बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट, ठीक है ना। ये किसका दरबारी कवि था, तो आप याद रखेंगे हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अब इस बाणभट्ट ने जो है किसकी रचना की है, तो आप यहां से याद रखेंगे इसने हर्षचरित की रचना की, ठीक है, जो इसी के ऊपर लिखी गई है। इसने हर्षचरित की रचना की। और दूसरा जो है यहां से याद रखेंगे कादंबरी, कादंबरी की रचना, ये आप यहां से याद रखेंगे। तो इसके द्वारा बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादंबरी की जो है क्या की गई, रचना की गई, ठीक है। तो ये किसका दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हर्षवर्धन के, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर हमारा जो है हर्षवर्धन है। शिलादित्य कहा अंतिम हिंदू सम्राट है, परम भट्टारक ने की उपाधि ली, प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में समारोह किया, दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया, और इसका दरबारी बाणभट्ट था जो हर्षचरित और कादंबरी के रचनाकार हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके दरबार में चीनी यात्री वेनसांग जो है भारत आए थे, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया इसी के कहने पर। उसके बाद इसने कृषकों को शूद्र कहा, वेनसांग ने, जो कि हर्षवर्धन का जो है समय में भारत आया था, ठीक है। उसके बाद आप यहां से याद रखेंगे, अगर हम बात करें थोड़े से हर्षवर्धन की करों की, थोड़ा सा यहां से आप याद रखेंगे, हर्षवर्धन के कर यानी कि टैक्स, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके समय में जो है हर्षवर्धन के समय में 3 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार की, 3 प्रकार के कर हुए थे। 3 प्रकार के कर थे। सबसे पहले आप यहां से याद रखेंगे, एक कर था भाग कर। कौन सा कर था, भाग कर। अगर भाग कर के बारे में आता है तो ये कैसा कर था, तो आप यहां से याद रखेंगे ये जो भूमि कर था, क्या था, भूमि कर, यानी कि किसानों से लिया जाता था। और थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे, ये उपज का 6वां भाग था, ठीक है ना। उपज का कौन सा भाग था, 6वां भाग था। किससे लिया जाता था, कृषकों से लिया जाता था भाग कर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कर यहां पर आप याद रखेंगे, एक कर का नाम है हिरण्य कर, ठीक है। इसके समय में जो हिरण्य कर था वो किससे लिया जाता था, तो वो आप याद रखेंगे व्यापारियों से लिया जाता था, व्यापारियों से, ठीक है। और ये कैसा कर था, हिरण्य कर एक प्रकार का नकद कर था, ठीक है ना, ये नकद के रूप में लिया जाता था। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे किस कर की है, तो आप याद रखेंगे बलि। कौन सा कर है, बलि, ठीक है। अब बलि किस प्रकार का कर था, तो यहां से आप याद रखेंगे एक धार्मिक कर था। कैसा था भाई, धार्मिक कर था। तो 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है हमें। एक आप याद रखेंगे भाग कर, जो भूमि से उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता था। हिरण्य कर व्यापारियों से नकद के रूप में, और बलि कर जो है धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था उस समय, ठीक है। उसके बाद यहां से महत्वपूर्ण है, अगर हम हर्षवर्धन की मंत्री परिषद की बात करें, किसकी, मंत्री परिषद की बात करें, तो आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं हर्षवर्धन की मंत्री परिषद। कई बार यहां से भी प्रश्न पेपर में आ जाता है, ठीक है, हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में। तो यहाँ पर आप कुछ जो है नाम दिए गए हैं, वो किस किस के जो है कहाँ के प्रधान थे या सचिव थे, इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मंत्री परिषद में इनके हुआ करता था एक भंडी। कौन था, भंडी। अब भंडी जो है क्या था, तो आप यहां से याद रखेंगे भंडी उस समय होता था प्रधान सचिव, ठीक है। प्रधान सचिव को कहा जाता था क्या, भंडी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो होता था सिंहनाद।
क्या था? सिंहनाद। ठीक है, सिंहनाद जो होता था वो प्रधान सेनापति होता था। क्या होता था? प्रधान सेनापति। ठीक है, सिंहनाद कौन होता था? प्रधान सेनापति। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो है आपका था कुंतल। अगला मंत्रिपरिषद में जो पद था वो था कुंतल। अब कुंतल किसके लिए प्रयोग होता था? तो आप यहां से याद रखेंगे, कुंतल जो होता था वो अश्व सेना का क्या होता था? प्रधान होता था। ठीक है ना, तो यहां से याद रखेंगे अश्व सेना का प्रधान। ठीक है ना, अश्व सेना का प्रधान होता था। उसके बाद अगला जो है वो आप याद रखेंगे स्कंदगुप्त, यानी कि इसकी मंत्रिपरिषद में जो पद स्कंदगुप्त का था तो आप उसको याद रखेंगे, ये होता था गज सेना का प्रधान। ये होता था गज सेना का प्रधान। ठीक है, तो भंडी, सिंहनाद, कुंतल और स्कंदगुप्त ये जो है इस प्रकार से पदों पर आसीन थे। उसके बाद आप यहां से याद रखेंगे, हर्षवर्धन से एक प्रश्न और बनता है कि इसके समय में जो है एक यंत्र का प्रयोग किया गया है, तुला यंत्र का। किसका? तुला यंत्र। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? तो आप यहां से याद रखेंगे इसका प्रयोग जो है सिंचाई हेतु किया गया है। किसके लिए? सिंचाई हेतु। जैसे मैंने आपसे बताया था एक जगह जो है रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया गया था गुप्त शासकों के समय में, इसी प्रकार से हर्ष के समय में जो तुला यंत्र था वो सिंचाई हेतु क्या किया जाता था? प्रयुक्त शब्द किया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और बनता है जो आप याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में मथुरा जो है, मथुरा वो जो है सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। उस समय सूती वस्त्रों का केंद्र था मथुरा। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और उस समय सूती वस्त्रों के लिए जो है फेमस था। ठीक है ना, तो ये पुष्पभूति वंश से और जो है हर्षवर्धन से हमने आज क्लास को किया था। अब हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।